नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शुरू डीके में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र संबंधित यहाँ पर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर बाल विकास के हम 50 प्रश्न देखेंगे क्योंकि अभी हमारी एग्जाम में सिर्फ 2 ही दिन शेष हैं और उसी दृष्टि से यहाँ पर एक क्विक रिवीजन फटाफट हम क्वेश्चनों को देखेंगे और ताकि अब तक लास्ट टाइम पे इसमें यहाँ पर रिवीजन इसमें हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, समझते हैं प्रश्न को। और पहले प्रश्न की बात करें तो शिक्षकों को शिक्षार्थियों के समक्ष किसी जानकारी को स्पष्टता और आनंददायी तरीके से रखना चाहिए। इस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में शिक्षार्थी नहीं जानते, पूर्व से जानते या जानने के इच्छुक हैं या जानने के इच्छुक नहीं है। तो देखिए, जब हम बच्चों को शिक्षकों को शिक्षार्थियों के समक्ष कोई जानकारी को स्पष्ट और आनंददायी तरीके से इस तरीके से रखना चाहिए जिस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में शिक्षार्थी जानने के इच्छुक हो। मतलब बच्चे जैसे बहुत सारी चीजें जानने के इच्छुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो हमें उन जानकारियों को स्पष्टता और मनोरंजक तरीके से इस प्रकार को बच्चों को जोड़ना चाहिए जिसके लिए वो इच्छुक हो, ताकि उनकी जिज्ञासाएं जो हैं उस जानकारी को लेकर के वो पूर्ण हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल जो होते हैं वो विकसित होते हैं? संवेद गति की अवस्था, मूर्त प्रक्रिया अवस्था, प्राक प्रक्रिया अवस्था या फिर औपचारिक प्रक्रिया अवस्था? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो औपचारिक प्रक्रिया अवस्था जो होती है इसमें बच्चा जो होता है वो अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल जो है वो बच्चे में विकसित होते हैं। गणित सीखने के रचनात्मक उपक्रम के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है किस बात के लिए? त्रुटियों से पूर्णतः बचना, उदाहरण से नियमों का या सूत्रों का पता लगाना, नियम सूत्रों को याद करने पर जोर, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है रचनात्मक उपागम के तहत उदाहरणों से नियम या फिर सूत्रों का पता लगाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर आगे चलते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संवेगों का आधिक्य, संचय प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। तो हम देखते हैं किशोर जो होते हैं उनमें संवेग भी बहुत अधिक होता है, संचय की प्रवृत्ति उनमें कम होती है, कल्पना की बहुलता उनमें देखने को मिलती है और मानसिक विकास उनका काफी होता है। तो संचय की जो प्रवृत्ति होगी, मतलब कुछ भी चीजों को इकट्ठा करने की, वो उनमें नहीं होती है, वो विशेषता उनकी कम होती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण हमें ढूंढना है लेवाइगोस्की के अनुसार। और लेवाइगोस्की का मानना है कि जो हमारी सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती है, अब सामाजिक अन्योन्य क्रिया से तात्पर्य क्या होगा? जो हमारे समाज के आसपास के हमारे लोगों के साथ में हम बातचीत, विचार उनका आदान प्रदान करते हैं और उसके अनुसार हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे से यहाँ पर सीखते हैं। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर जो हो जाता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, या फिर लचीला पाठ्यक्रम, अनियमित स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की हम बात करें और उसके लिए सहायक चीज क्या हो सकती है? तो यहाँ पर सहायक चीज जो होगी वो होगी विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब जो होता है वो सीधा सीधा तो ये होता है कि सभी बच्चों के एक समान रूप से शिक्षा। अब जैसे कई बच्चे जो होते हैं दिव्यांग होते हैं, कई बच्चे पिछड़े होते हैं, कोई किसी स्थिति होती है, तो यहाँ पर सभी बच्चों के लिए एक सामान्य मतलब एक समान चीजें उपलब्ध हो, एक साथ सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा वहां पर के अवसर प्राप्त हो, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार, मान लीजिए विद्यार्थी को कुछ ऐसी दिव्यांगता है और उसके लिए जो भी आवश्यकता बनती है तो वो ही इसमें यहाँ पर सहायक का मतलब यहाँ पर रहेगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन, शारीरिक निपुणता, क्षमता को प्रभावित करना है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें इस प्रश्न में
तो देखिए आंख, हाथ, व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये जो दोष होता है, ये गुणज है पठन वैफल्य, भाषा वैफल्य या फिर गति समन्वय वैफल्य। देखिए यहाँ पर जो हमारे शरीर के जो भी अंग होते हैं उनका एक तालमेल, उनका एक जो संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करने वाला दोष होगा वो होगा गति समन्वय वैफल्य। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए जिनमें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर शिक्षिका दृष्टिबाधित छात्र उसके विद्यार्थी हैं तो उनके लिए क्या कर सकती है शिक्षिका? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दे, ब्लैक पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, उन्हें एक अलग संकाय में दाखिला। तो देखिए ना तो हम ये कर सकते हैं हस्तलिखित नोट्स, ब्लैक बोर्ड और अलग संकाय, ये हम नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि जो चीजें जो चित्र रूपी है और बच्चा दृष्टिबाधित है तो वहां पर हम मौखिक स्पष्टीकरण उसमें जोड़ सकते हैं। जो भी चित्र रूपी चीजें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो हम उसमें मौखिक यहाँ पर स्पष्टीकरण जोड़ देंगे। आगे देखिए, जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि शिक्षिका को किससे बचना चाहिए, तो शिक्षिका को किससे बचना चाहिए? उसके दैनिक जीवन और उसके परिवेश से उदाहरण को शामिल करना, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और को महत्व देना, पाठ्यक्रम को उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना और उन संप्रतियों को बढ़ाना जो जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उन संप्रतियों को बढ़ाना, पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित रणनीति का सही युग्म इसमें है? तो देखिए यहाँ पर जो रोग दिए हैं सामने, मतलब सॉरी रोग नहीं, विकृतियां दी रखी है, जो दोष कह सकते हैं, जैसे अवधान न्यूनता या अतिक्रियाशीलता विकार जो एडीएचडी के नाम से जाना जाता है। तो इसके सामने यहाँ पर बताया लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं, स्वालीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। तो यहाँ पर जो दिव्यांगता और विद्यार्थी हैं उनके समावेशन के लिए जो यथोचित रणनीति है उसका सही युग्म, तो जो स्वालीनता की स्थिति है तो जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या जो है ये इसके लिए यहाँ पर यथोचित रणनीति रहेगी। आगे है, इनमें से कौन एनसीएफ 2005 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो सॉरी सिद्धांत है ये पूछा है। एकीकृत पाठ्यपुस्तकों का विकास, बस्ती के बोझ को कम करना, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना, उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है, यह बच्चे में निम्नांकित के लक्षणों को इंगित करता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिसलेक्सिया। ज्योत्सना अक्सर निर्धारित कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती ताकि वह उसे आसानी से उपयोग कर सके, वह उपयोग कर रही है। तो वो किस चीज का उपयोग कर रही है? सहायक विस्तरण प्रक्रिया, उपलक्ष्य विश्लेषण प्रक्रिया, क्रियाशील दृढ़ता, न्यूनकारिता। तो देखिए जब वो यहाँ पर छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करके उस कार्य को आसानी से कर पा रही है तो वो यहाँ पर न्यूनकारिता का प्रयोग इसमें कर रही है, जहां पर कार्य को थोड़ा विभाजित करके किया जाता है। दो छात्रों को एक ही गद्यांश को पढ़ते हैं फिर भी इसके अर्थ को पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं, इसके बारे में उनकी इनमें से क्या सही है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यह संभव नहीं है कि उन्हें फिर से गद्यांश पढ़ने की जरूरत है। यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने गद्यांश की व्याख्या नहीं की। यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह संभव नहीं क्योंकि अधिगम अर्थ निर्माण नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक जो होते हैं अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब दोनों को बताया तो एक जैसा था, गद्यांश भी एक जैसा था, दोनों ने पढ़ा भी है, पर अर्थ दोनों अलग अलग तरीके से बता रहे हैं क्योंकि दोनों की विचार प्रक्रियाएं, दोनों की विचार
समझने अर्थ को समझने की जो प्रवृत्ति होगी वो भिन्न होगी। आगे देखते हैं करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने पर कौन सी विधि आधारित होती है? तो करके सीखने पर जो हमारी विधि होती है वो होती है प्रयोजना विधि, जहां पर हम खुद करके इसमें सीखते हैं। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता या अध्ययन। तो ये हमारे लिए बन जाता है अधिगम का स्थानांतरण। आगे चलते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है? तो शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होगा? समाजीकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। तो देखिए समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक के उत्तरदायित्व की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सभी उत्तरदायित्व के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें एक सामाजिकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन। शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों की जरूरत के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें यह पता नहीं हो कि पढ़ाई गई बातों को निकट भविष्य में जांचा जाएगा, उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता, प्रतिदिन घर पर उनके माता पिता के द्वारा विद्यालय में ली गई उनकी सीख के बारे में पूछा नहीं जाता। तो यहां पर शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता। तो कोई विद्यार्थी होगा पहले उसे सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण क्या है? छात्र जो कहे उसके अनुसार पढ़ाना, छात्र को उनकी आवश्यकता रुचि के अनुसार पढ़ाना, छात्रों को कम समय के लिए पढ़ाना, छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण छात्रों को उनकी आवश्यकता रुचि के अनुसार पढ़ाया जाए, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। तो शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर बन जाता है छात्रों को दंड देना, यही कार्य इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। आगे प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने के साथ उसके संबंध बनाने की क्षमता होती है और उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने के साथ व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, वो कौन सी बुद्धि होती है? तो यहाँ पर प्रकृतिवादी, अंतर्व्यक्तित्व, अंतःव्यक्तित्व या स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगी अंतर व्यक्तित्व, जिसे हम इंटरपर्सनल बुद्धि के नाम से भी जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा होगा, सेकेंड होगा, ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखते हैं, बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार हम इस प्रश्न को देख चुके हैं। बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं, शुरुआत में अपने विद्यालय में भर्ती होते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से उनकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी शुरुआत होती है और प्राइमरी तक उनको मातृभाषा का सम्मान उनका करना चाहिए। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया चित्रकारी संसाधन दिए जाते हैं। ये अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? तो कहीं ना कहीं ये जो प्रथा हमें देखने को मिलती है, ये प्रथा हमें जेंडर पक्षपात को दर्शाती है, जहां पर लड़कों के लिए कार दी और यांत्रिक ब्लॉक दिए जाते हैं, लड़कियों को चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से जेंडर पक्षपात होगा। एक शिक्षिका अपने बच्चों एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने वाले व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? तो जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो उस व्यक्तिगत वाक्य को शिक्षिका को मतलब क्या प्रतिक्रिया, उस पर क्या रिस्पॉन्स शिक्षिका को करना चाहिए? क्या उसे प्रोत्साहित करे, हतोत्साहित करे या फिर प्रोत्साहित करे? चार ऐसी ही बातें इस पे विकल्प में दी है। तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। जब हम स्वयं से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारी खुद की जो या तो गलतियां या कुछ भी हम जो सीखते हैं वो
स्वयं का अपना मूल्यांकन करते हैं, स्वयं की अपनी त्रुटियों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से इससे हमारा स्वनियमन सुसाधित होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? तो विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना, विश्लेषण, प्रश्न पूछने से विद्यार्थी का समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलेगी, या फिर विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं, उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो हमारा जो उत्तर यहाँ पर होगा, विद्यार्थी से प्रश्न के उत्तर पूछने के मुख्य उद्देश्य और उनका परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ये इसमें सही नहीं होगा। देखिए, कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में यदि हम देखें तो उनका परीक्षण करना, परीक्षण हम इस बात का जरूर कर सकते हैं बच्चे ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, पर हम पूरी तरह से उनका आकलन उस बात से नहीं कर सकते बच्चों को की रुचि इन चीजों में आ रही है कि नहीं आ रही जो हम अधिगम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें सही नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो यहाँ पर यदि हम रणनीतियों की बात करें इसमें, तो देखिए प्रभावी रणनीति में ये सारी ही रणनीतियां, जिसमें लक्ष्य और समय तालिका का निर्धारण, संगठन चार्ट, संकल्पना क्षेत्रों का निर्माण, उदाहरण गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, समन्वय, साथी की व्याख्या, स्वयं से पूछताछ। तो निश्चित रूप से इसमें सी वाला विकल्प जो होगा, जिसमें सही प्रभावी रणनीतियों के अंतर्गत ये सभी शामिल होंगे। आगे प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पर जन्मदाता के रूप में जो होते हैं वो बन जाते हैं फ्रॉबेल। तो बी विकल्प इसमें उत्तर होगा। निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यहाँ पर करता है? तो देखिए, शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की बात हो रही है, तो ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां पर बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से यहाँ पर सीख सके। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का घोतक है? तो यहाँ पर है तीव्र, मंद, औसत, बहुविध। तो उत्तर होगा यहाँ पर मंद। जो पिछड़ापन है वो बालक के सीखने की किस गति, बालक किस गति से सीख रहा है? मंद गति से सीख रहा है, तो इसीलिए बालक जो है यहाँ पर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। इनमें से कौन सी रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के निकट सबसे निकट है? प्रश्न उत्तर, व्याख्यान, पाठ्य पुस्तक, इनमें से सभी। तो निश्चित रूप से प्रश्नोत्तर विधि जो होगी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट होगी। जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से ज्यादा गणित में अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि शिक्षक चिंतक चिंतक है, नैतिक है, लिंग भेदी, अच्छी सोच का है। तो देखिए, जब शिक्षक ऐसी समझ रखेगा कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज्यादा अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षक जो है एक लिंग भेदी प्रकृति या प्रकृति को दर्शाता है। तो ऑप्शन जो है सी इसमें उत्तर हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा बेंडूरा। इन्होंने ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो था ये प्रतिपादित इसमें किया था। अभिकथन, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। अब देखिए, दोनों बच्चे ही हैं पर समय अलग अलग लग रहा है दोनों को। अब इसके पीछे यदि हम बात करें तो इसका जो कारण है, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। क्या दोनों सही हैं, या फिर आर सही व्याख्या करता है एक ही, ए आर दोनों सही है? आर सही व्याख्या नहीं है कि, तो यहाँ पर ए आर दोनों अपनी जगह पर सही हैं और आर यहाँ पर सही व्याख्या भी करता है एक ही। कि हर व्यक्ति में विकास थोड़ा अलग अलग हो सकता है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? अनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा, सॉरी फोर्थ जो होगा, जिसमें हमारे 1 2 3 तीनों ही कारक जो होंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे, जिसमें अनुवांशिक, भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होगा इसमें
प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? परिवार जो होता है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही हमारे प्राथमिक समाजीकरण की एक संस्था होती है। एक 5 वर्ष की बच्ची तर्क करने में विफल रहती है। जब पानी एक लंबे संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार यहाँ पर क्या कारण इस बात का हो सकता है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य नहीं कर सकती, प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती और नकल नहीं कर सकती। तो वह प्रतिवर्ती जो सोच है बच्ची वो इसमें नहीं रखती है। आगे देखिए, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं बनावट हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सांस्कृतिक उपकरण की। निश्चित रूप से हमारे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? सांस्कृतिक उपकरण। आगे देखिए, किसी छात्र की मानसिक और वास्तविक दोनों आयु 7 वर्ष है और उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सामान्य बुद्धि से नीचे, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो यहां पर उत्तर होगा हमारा सामान्य बुद्धि। कि बच्चे की मानसिक और वास्तविक दोनों आयु 7 वर्ष है तो उसे हम सामान्य बुद्धि के बालक में रखेंगे। किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखा जा सकता? प्रकरण, अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रश्नों के स्वरूप, शिक्षण समय। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा शिक्षण समय। ऑप्शन नंबर डी इसमें उत्तर होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यहां पर मुरे, मॉर्गन, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाता है यहां पर सिगमंड फ्रायड। आगे देखते हैं, रोसा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो इस हरमन रोसा ने बनाया था शाही धब्बा परीक्षण, जिसमें कार्डों की संख्या इसमें 10 कार्ड जो है वो रहते हैं, जहां पर इसे परीक्षण इसमें किया जाता है। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थी की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। तो उत्तर हो जाता है हमारा असंदर्भित पाठ्यक्रम। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, सक्रिय, विनम्र, आंशिक या फिर निष्क्रिय। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। तो बिल्कुल, अधिसंज्ञानात्मक कौशल जो होते हैं वो हमारे चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है समस्या समाधान के कौशल का विकास करना। ये यहां पर एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। आगे देखते हैं, पाठ्य योजना के मुख्य भाग की बात करें। पाठ्य योजना का मुख्य भाग कौन सा है? निष्कर्ष, पुनरीक्षण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण। तो उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तैयारी। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं जहां पर अनुभव से सही अर्थ निकालने के तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। तो उत्तर हो जाता है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, स्कीमा। टेट परीक्षण का पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए, टेट एक प्रकार का परीक्षण होता है जिसे हम थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे संक्षिप्त में टीएटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण, प्रेक्षण का क्या अर्थ होता है? तो देखना, जानना, समझना सभी। तो यहां पर उत्तर हो जाता है प्रेक्षण मीन्स देखना। दोस्तों, ये थे हमारे बाल विकास से संबंधित कुछ 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।